देखिए क्लास 11 की फिज़िक्स और क्लास 12 की फ़िज़िक्स, वैसे भी हम फिज़िक्स तो 9th और 10th दोनों में पढ़ते आए हैं। 9th में हमारी फिज़िक्स रही है मैकेनिक्स, 10th में रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेट के बारे में। ये भी देख चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस जो आपने देखा होगा कि एक कॉइल होती है, उसके अराउंड हम मैग्नेट मूव करते हैं तो उसमें एक करंट बन जाता है, छोटा छोटा करंट वगैरह से। देखिए फिज़िक्स का जो हमारे पास जादू है, खास करके 11th क्लास में, वो क्या है? सो लेट्स वी स्टार्ट। कुछ ऐसी बातों से स्टार्ट करते हैं जो बातें हमें हजम नहीं होती। मैं आपको ये पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि फिज़िक्स अगर आपने पढ़ ली, समझ ली, तो ये पक्का है कि जो चीज़ें हमें नेचर में दिखती हैं वो तो हमें समझ में आएंगी ही, जो नहीं भी दिखती हैं, जो नहीं समझ में आती हैं, वो भी हमें से पता लग जाएगी। देखो आपने कई सारी चीज़ देखी होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मेरे पास ये चौक, मैंने ऐसे जो भी सामान इनको ऑब्जेक्ट कहूँगा, इसको मैं कह सकता हूँ बैग को, लैपटॉप को, बोर्ड को, मैं इनको ऑब्जेक्ट के नाम से कहूँगा। ये हमारी साइंस की टर्म है जिसको हम किसी को इंडिकेट करने के लिए बताते हैं। आपने ज़रूर देख सुना होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, उसकी लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। क्या हमारी दुनिया इसी तक सीमित है? इसके आगे नहीं है। असल में जो चीज़ें नहीं भी दिखती है ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता है। हमारे स्पेस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स पाए गए हैं जिनका कोई स्टार नहीं है। सोचो जब कोई स्टार नहीं है तो प्लैनेट दिखता कैसा है? नहीं दिख सकता। उसको हम एक खास तरह की रोशनी में देखते हैं, खास तरह की रोशनी। वो रोशनी कौन सी होती है वो भी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इसी 11th क्लास में जब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, इसको थ्रो करूं अगर मैं आपकी तरफ तो आपको चोट लग सकती है, समझ में आता है? लगेगी, ये भी पता है। तो ऐसे में ना ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि इसके पास मास है, ये भी ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि लाइट भी आपको धक्का लगाती है तो आप विश्वास नहीं करोगे। लाइट को तो हम पकड़ सकते नहीं है, लाइट को कौन सा हम जाके वजन नापेंगे? नहीं नाप सकते। इवन लाइट हमें धक्का लगाती है। ये सुनने में बहुत अजीब है कि लाइट हमें धक्का कैसे लगा सकती है, लेकिन मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि देखो ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। ये जो हमारे साइंटिफिक एरा था, जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब आज से 200 साल पहले लगभग, उस टाइम पर, तब उस टाइम पर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ करते थे। पढ़ने का तरीका, फिजिक्स समझने का तरीका मैं आपको एक समझाता हूँ। मैं देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सही कहा मैंने? अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो जो ये राइट पार्ट है और जो ये लेफ्ट पार्ट है, ये दोनों के दोनों सिमिलर है। लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट ये ट्रायंगल के सिमिलर हैं। इनमें क्या सिमिलैरिटी है? सोचो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? बट आप सोचोगे यार क्वेश्चन पूछने में कौन सी बहादुरी है, सही कहा ना मैंने। लेकिन अगर आइंस्टाइन ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि लाइट पे बैठ के अगर सवारी करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, तो आज हमारी दुनिया कुछ और होती। तो क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या पूछा कि इन दोनों में क्या सिमिलर है? सो यू विल से कि हाँ सर दोनों के दोनों ट्रायंगल है, इनकी 3 साइड है, कुछ एंगल बनता है, सिमिलर है, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट पार्ट वैसा राइट पार्ट, हमारा नेचर भी इसी तरह से सिमिलर है। हमारा नेचर भी ऐसे ही काम करता है सिमिलैरिटी के ऊपर। रिकॉर्ड हो रहा है क्या जो बोल रहा हूँ मैं? हाँ, पता चला सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि आप सबको भी यूज़ करना है, इसको देखना है। या सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि नेचर भी सिमिलर है। मैं किस सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ? मैं 1905 में 1905
उस टाइम पर एक यंग फिजिसिस्ट जिसको फिजिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये दिखा दिया कि लाइट धक्का लगा सकती है। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ, बस उस इक्वेशन को देखना। अभी ज़्यादा समझने की नीड नहीं है क्योंकि वो समझ में अभी नहीं आएगी, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले इन क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ए जो है ये शो कर रहा है रिलेटिविस्टिक एनर्जी टोटल, ठीक है ना। एम नॉट जो है ना, ये कंसेप्ट है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसको हम कहते हैं रेस्ट मास। अभी तक मास पढ़ा था, समझ में आता है ना, लेकिन रेस्ट मास विल सी। सी को हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। जो पी है ये मोमेंटम को शो करता है, 9th में पढ़ा ना, मोमेंटम को शो करता है, बट आई विल डिस्कस अबाउट इट। ये सब क्वांटिटी हमारे सामने है। आइंस्टाइन ना ये फॉर्मूला डिराइव किया उन्होंने कहा सुनो, लाइट के पास मास 0 होता है, अगर रेस्ट मास 0 है तो ये पूरा का पूरा 0। फिर भी स्क्वायर हटाएंगे तो आप जानते हो क्या आएगा। लाइट के पास मास 0 है, फिर भी उसके पास क्या चीज है, और जिसके पास मोमेंटम होता है वो हर चीज धक्का लगा सकती है। ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था। उनकी बस मैथमेटिकल इक्वेशन देख के बड़ा लोगों को मजा आता था, क्या बात है कि मास नहीं है फिर भी धक्का लगा सकती है, मतलब पार्टिकल नेचर रख रही है। उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद कभी सुना होगा आपने, है ना, पार्टिकल धक्का लगा रहा है। लाइट को हम आज तक समझते थे कि वो एक ऐसी चीज है जिसके पास मास नहीं है, वो रेडिएशन है, एक वेव है। वेव के पास मास, व्हाट नॉनसेंस। लोगों ने सोचा, बट ये उन्होंने प्रूफ करके दिखलाया और ये एक्सपेरिमेंटल भी सामने आया, तो उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। शाबाशी पाई उन्होंने। फिर वहां पर एक साइंटिस्ट और थे, फिजिसिस्ट, वो बहुत क्यूरियोसिटी रखते थे। उन्होंने पूछा यार कि अगर लाइट जो है वो वेव होकर अगर पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है, मतलब धक्का लगा सकती है, तो पार्टिकल क्या वेव जैसा रूप नहीं दिखा सकता? सिमिलर है हमारा नेचर, इसको ऐसा होना चाहिए। उन्होंने इस बात से एक फॉर्मूला बनाया, किसी ने बहुत सीरियस ले लिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मिल गया कि पार्टिकल जो रखता है नेचर वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। और इसी बात ने ना हमारी कि हम जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, उसका जन्म दिया। आपने हाल ही में जो हॉलीवुड की मूवीज हैं, एवेंजर्स सुना होगा, उसका नाम देखी भी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जो एक इंसान, एक कैरेक्टर, उसमें वो एक टाइम पे 2 जगह पर हो सकता है, 3 जगह पर, 4 जगह पर। लॉकी नाम है उस मूवी में। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है जो दीवार के आर पार जा सकता है। ऐसे ही लास्ट में जो थी एक मूवी एंड गेम, एवेंजर नाम से, वो टाइम मशीन की बात करता है कि क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जो पूरे नॉर्मल दुनिया में 5 साल बीते हैं, वो क्वांटम वर्ल्ड में 5 घंटे के बराबर बीते हैं। टाइम मशीन, है ना, ये सब चीजें हम सुनते हैं। यहीं से उन सब चीजों का जन्म आया है। यहां से कैसे आया है ये हमें जरूर जानना है, और बड़ा मजा आएगा इसको जानने में। इसके साथ साथ कभी ये सोचा कि जो मेरे हाथ में चौक है, ये लाइट में ही क्यों दिखाई देती है? इसके अगर मैं अंधेरा करके साउंड छोड़ूं तो इसका साइज क्यों नहीं पता चलेगा? कुछ तो होगा। अच्छा, एक चीज और, कई सारी मूवीज में ये भी दिखाया गया है कि अगर काफी अंधेरा हो तो वो एक थर्मल विजन आता है, एक अंधेरे में एक चश्मा लगा लो तो आदमी जो है वो रेड येलो कलर का दिखाई देता है। देखा है कभी? मूवी भी कई सारी बनी है इसके ऊपर। पता है क्यों? ये हमारी फिजिक्स है 11th क्लास की। किसी साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया। सोचो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, आप जानते हो? उस 0 से भी 273 डिग्री नीचे आ जाओ, दुनिया का सबसे
कम तापमान मिलेगा आपको। दुनिया का सबसे कम तापमान पूरे यूनिवर्स का वो होता है 0 केल्विन। केल्विन कभी सुना होगा ना आपने? ओके, बट ओके नहीं है, 0 केल्विन है। तो ये दुनिया का सबसे कम तापमान है। यहाँ पर कोई भी बॉडी मोशन नहीं कर सकती, इवन इलेक्ट्रॉन भी नहीं चल सकता, सबका मोशन रुक जाएगा। इसका मतलब जो भी इससे ऊपर ऊपर का तापमान रखती हैं वो हर कोई चल रही है। और एक खास बात, वो सब की सब बॉडी अपने में से रेडिएशन छोड़ती है, मैं, आप, हम सब, हर कोई। और हमारी जो निकलती रेडिएशन को बोलते हैं इंफ्रारेड, और वही रेडिएशन के थ्रू हमें लोग देख पाते हैं। अब सोचो वो प्लेनेट जो बिना सन के है वो कैसे दिखाई दिया? कहीं ना कहीं वो भी छोड़ रहा होगा इंफ्रारेड। पकड़ लिया हमने, समझे ना? तो खेल हमें समझना है कि फिजिक्स हमें क्या समझाती है, छोटी सी प्रिंसिपल, बाकी पूरी कहानी, है ना? अच्छा, इसी तरह से एक और मजेदार चीज, जिस तरह से हमारी पूरी दुनिया काम कर रही है उसमें एक चीज की थोड़ी सी कमी आ जाती है, बस वो ये कि हमारी फिजिक्स का जो लेवल है ना समझने का, पढ़ने का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। नॉर्मल स्पीड पे अलग दुनिया से दिखती है, जैसे मिरर वर्ल्ड मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि हम ना सेपरेशन कर रखा है दुनिया के बीच में ऐसे करके। यहां पर हम ऐसी रफ्तार की बात करेंगे जो लाइट से बहुत कम है। रफ्तार को मैं एस से शो कर सकता हूँ या वी से वेलोसिटी ना, इसके बारे में बताऊंगा। हमने 9th में जो देखा वो वेलोसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा कम है लाइट के मुकाबले। तो हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो नॉर्मल जो अभी चल रही है, जो हम 11th में पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स आएगी, जो हमारी दुनिया अलग होगी। अच्छा, लेकिन अगर रफ्तार काफ़ी क्लोज लाइट के आ जाए, लाइट के काफ़ी क्लोज, लेकिन लाइट के बराबर नहीं, लाइट के बराबर कभी नहीं हो सकती। आई विल टेल क्यों। तो लाइट के काफ़ी क्लोज, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू लाइट। तो यहाँ की जो स्टडी होती है, मैकेनिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी। होगी वही चीज़, रफ्तार, डिस्टेंस, टाइम, लेकिन यहाँ दुनिया अलग तरीके से काम करती है। इसी तरह जब हम इनकी आगे से बात करते हैं तो हम एक दुनिया में और चले जाते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में, एटम की दुनिया में। वहाँ दुनिया अलग काम करती है। देखो, आपने ये मेरे हाथ, अगर मैं इसको ऐसे टच करूं तो आप तो देख रहे हो हाथ को हाथ से टच कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में टच नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके इलेक्ट्रॉन को कभी टच नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपस में कभी किसी को टच नहीं कर सकते, ये पक्का है। तो जब हम छोटी दुनिया में चले आते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड। और वहाँ पर जो मैकेनिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम जो फिजिक्स है, अगर वो हम लाइट पे लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है। पूरी की पूरी दुनिया ही बदल रखी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्वांटम इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स के लिए मैकेनिक्स, मतलब ये जो स्टडी हम करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये क्वांटम मैकेनिक्स। हीट पे लगा दो तो उसके लिए अलग हो जाती है पढ़ाई, ग्रेविटी पे लगा दो तो उसकी अलग हो जाती है। तो हर जगह अलग अलग है। तो क्वांटम फिजिक्स ये अलग हो जाती है, और ये रिलेटिविटी फिजिक्स आती है। इसी तरह से जब हम इससे भी आगे जाते हैं, जो हमने 10th में पढ़ा, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो उसकी स्टडी है। अब एक चीज़ और जो सबसे आपको शायद ज़्यादा पसंद आ सकती है, वो है कि मानो मेरे हाथ में 5 ग्राम है। मैंने पहला वर्ड का मैंने क्या कहा, मानो, सपोज यहाँ 5 ग्राम है, यहाँ भी 5 ग्राम है, दोनों को अगर मैं इकट्ठा रख दूँ तो कितना ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम। बट हमारे पास जब हम सन के पास जाते हैं ना, तो प्रोटॉन का कुछ मास होता है। अब वो कितना मास है मैं तो नहीं जानता उसको, इसलिए कुछ नाम दे दो। लेट्स वी से MP, मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा भी प्रोटॉन का मास है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो ये 2 MP होना चाहिए था। 1 MP 1 MP, तो ये 2 MP होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। ये कितना होता है? ये होता है 2 MP से लेस देन कुछ अमाउंट में। यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो 2 MP से लेस देन होता है, 2 MP से कम। मतलब कि 5 ग्राम और 5 ग्राम को जोड़ेंगे 10 नहीं हो रहा, 7 या 8 हो रहा है। 2 ग्राम कहाँ गया? क्या इसने एंटोन लेवोइजर का सपना तोड़ दिया? उन्होंने क्या कहा था 9th क्लास में? कहा था उन्होंने
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो अमाउंट ऑफ मैटर, नो मास इज एवर लॉस्ट एंड नन इज गेन्ड। ना तो हम किसी मास को बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहाँ गया वो 2 ग्राम, कहाँ डिस्ट्रॉय हो गया? क्या लेवल गलत हो गए? लग तो रहा है। उनको बचाते हैं आइंस्टाइन, उनका ये फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देख लो ये फॉर्मूला बताता है, और ये फॉर्मूला कहता है कि जो मास कम हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और कितना आ गया एनर्जी में? थोड़ा सा मास और लाइट की रफ्तार। लाइट की रफ्तार कितनी होती है? 10⁸, उसका भी स्क्वायर कर दो तो वो थोड़ा सा मास गायब होगा, लेकिन एनर्जी बहुत कमाल की दे जाएगा। और वही एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी, जो हम एटम बॉम्ब इन सब में देखते हैं। और इसके लिए जो फिजिक्स हम समझते हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, और बड़ी कमाल की होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ और समझो, पता है स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स जिन्हें कहते हैं। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही ब्लैक होल के बारे में। उन्होंने कहा है कि ब्लैक होल सबसे कम तापमान रखता है। जो हमारा आसपास का यूनिवर्स है उससे कम टेम्परेचर है उसका, 2 पॉइंट समथिंग केल्विन है। सोचो, 0 से जस्ट 2 कदम स्टेप्स ऊपर, बहुत ही कम है। बाकी जो आसपास का मैटर है उसका तापमान टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उनके अकॉर्डिंग जितने भी बॉडीज़ हैं ब्लैक होल के आसपास, जितना भी यूनिवर्स है, वो सब ब्लैक होल की तरफ रेडिएशन छोड़ते हैं। हर कोई ब्लैक होल के अंदर रेडिएशन छोड़ रहा है, क्योंकि तापमान कम है, टेम्परेचर। जो बॉडी ठंडी होती है ना, वो दूसरे का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है। जैसे मेरे पास एक ठंडी बोतल है, मैं उसको कमरे में ला के रख दूंगा ना, तो वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेगी, आसपास का माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडी बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट को, ब्लैक होल भी करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगी यूनिवर्स के मुकाबले, ऐसा टाइम उन्होंने बताया। और जब वो गर्म हो जाएगा तो वो रेडिएशन को बाहर निकालेगा। कहने का मतलब, जो बॉडी आसपास के सराउंडिंग से, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, आसपास के सराउंडिंग से गर्म होती है, वो रेडिएशन छोड़ती है। फिर कहाँ से कहाँ? गर्म से ठंडे की जगह पर। और दुनिया ऐसे ही काम करती है अपने आप। नेचर कहाँ से कहाँ काम करता है? हाई से लो। ये देखो ना, मेरे हाथ में भी यहाँ पर है, इसको मैंने कुछ एनर्जी दे दी, सबूत क्या है? छोड़ूंगा तो मेरे हाथ पे लग जाएगा। ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं। कहाँ से आया? हाई से लो एनर्जी पर। हम भी तो ऐसे काम करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते थक गए, बैठ जाओ, सो जाओ। हाई से लो एनर्जी पे आ रहे हैं हम। दुनिया ऐसे काम करती है, हाई टू लो हमेशा। तो ब्लैक होल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो वो रेडिएशन छोड़ेगा, और अगर ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ देता तो स्टीफन हॉकिंग को नोबेल प्राइज मिल जाता। ब्लैक होल के लिए ये कहा जाता है कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मिल्की वे गैलेक्सी में जहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, इवन लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। अगर लाइट बाहर नहीं आ सकती तो वहाँ से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं आ सकता। और ये रूल के हिसाब से बता के गए हैं स्टीफन हॉकिंग, वो हमारी फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत कमाल की फिजिक्स है। हमारी बाइक की मैकेनिज्म, सब चीज़ों का मैकेनिज्म उसी से, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे इंजन उसी की बेसिस पे काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री से मिलते जुलते हैं सारे चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें। अच्छा, ग्रेविटी, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? ग्रेविटी हम क्या समझते हैं? ग्रेविटी की एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको अभी से। जब आपको क्या लगता है ग्रेविटी की खोज किसने की है? न्यूटन। हम ये कहते हैं एप्पल गिर गया, डिस्कवरी कर दी। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ग्रेविटी की खोज नहीं की जा सकती। ग्रेविटी नेचर का एक रूप है, वो नेचर में पहले से थी। अब ये थोड़ी ना कि जब से न्यूटन ने ढूंढा तभी से अर्थ घूम रही सन के चारों तरफ, पहले से थी ना। हाँ, तो वो पहले से थी, लोगों को पता था ये क्या हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया, समझाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें पीछे फोर्स लगती है, उसी फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। अब वो फोर्स जो लगती है, कैसे लगती है?
फोर्स लगाने का बड़ा आसान तरीका है कि मेरे पास जो ये डस्टर है इसको मैं ऐसे टच करूँगा, धकेल दूंगा, ऐसे पकड़ूँगा, खींच लूँगा। ग्रेविटी ऐसे छोड़ता हूँ मैं, क्या किसी ने हाथ बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। गिर कैसे गया ये? इट वॉज डाउट। तो उनको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। उनको ये बात तब समझ में आई, तब वैसे थे नहीं उस टाइम पर वो, जब माइकल फैराडे ने ये कहा कि जैसे एक मैग्नेट को खींचता है, वो कैसे खींचता है? अपने तरफ वो इमेजिनरी लाइन बनाता है, एक अनदेखी एक लाइन बनाता है, जिसको हमने आजकल बहुत बार देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। एक पेपर लिया, उस पर आयरन बैरल डाल दिए छोटे टुकड़े, तो वो लाइन की तरह अरेंज हो जाते हैं। मैं दिखला दूंगा कभी। तो वो फील्ड लाइंस बनाता है, तो उसको पकड़ के खींच लेता है। तो न्यूटन ने कहा हाँ ठीक है, ये भी ऐसे काम करेगा। ग्रेविटी, एक मास है दूसरे मास को कैसे खींचता है? फील्ड बना के ऐसे पकड़ा, ऐसे खींच लिया। लेकिन न्यूटन को समझ नहीं आया कैसे काम करेगी चीज़। तो उनसे पूछा इस फोर्स के बारे में। सो उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कही कि देखो नेचर जो काम करता है हमारा, कैसे काम करता है, बहुत सिंपल। जब भी कभी आप फोर्स सुनोगे तो ये बात हमेशा ध्यान में आनी चाहिए, फोर्स का अपोजिट एक्शन रिएक्शन। कभी भी एक्शन या रिएक्शन अकेले नहीं हो सकते। जहां पर एक्शन वहां रिएक्शन, मीन्स जहां एक फोर्स वहां दूसरी अपोजिट फोर्स, ये हमेशा ही है। इसलिए जब सन अर्थ पे फोर्स लगाता है तो अर्थ सन पे लगाएगा। अच्छा, न्यूटन ने कहा ये जब फोर्स है एक्शन रिएक्शन, ये इंस्टेंट होती है, तुरंत। बस यहां एक गड़बड़ी शुरू। आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर मैं सही हूं, लाइट की रफ्तार से तेज कुछ नहीं जा सकता। जिस बेसिस पर उन्होंने पूरी थ्योरी लिखी, सब चीज़ें दुनिया हमारी काम कर रही है, वो इसी बेस पे काम कर रही है कि लाइट की रफ्तार से तेज नहीं जा सकता कुछ भी। तो सन और अर्थ की फोर्स ये इंस्टेंट कैसे हो सकती है? इवन लाइट को आने में 8 मिनट लगता है, तो इसकी फोर्स तुरंत कैसे? वो समझ गए कि उनके बीच में एक्शन रिएक्शन नहीं है, मीन्स फोर्स नहीं है, मीन्स ग्रेविटी नहीं है उनके बीच में, ग्रेविटी फोर्स नहीं है। तब आइंस्टाइन ने कुछ और निकाला कि ऐसा होगा ग्रेविटी की कर्वेचर कर दे, कुछ ऐसा स्पेस कर्व होता है, जैसे हम कहीं बैठ गए, हमने दबा दिया स्पेस में, भारी चीज़ रख दी तो वहाँ पर कर्व बन गया, कुछ ऐसा। तो ये जो हमारी ग्रेविटी की स्टडी चलेगी, उसमें मची हुई हलचल चलेगी, ये सब समझना है आपको। क्या पता कोई दूसरा साइंटिस्ट गलत हो, है ना? क्या पता आप कर दो रिसर्च, कर सकते हैं, मैं कराऊंगा ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। बस उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक चीज़ अच्छे से, जैसे कल भी मैंने आपको कहा था कि किसी को किसी से बात करनी है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अब तो हम फिजिक्स से बात करने जा रहे हैं, तो फिजिक्स की लैंग्वेज आनी चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है? यूनिवर्स की लैंग्वेज, जो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैथमेटिकल वर्क करेंगे, कंसेप्ट इसमें जो होंगे कंसेप्चुअल वर्क करेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, वो समझेंगे कि कैसे काम करना है, कैसे पढ़ना है। तो जो आपका 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड, वो इसी बारे में है। फिजिकल वर्ल्ड है ना? हाँ, वो इसी बारे में है कि हमारी जो स्टडी का लेवल है वो कैसे कैसे है, अलग जगह पे अलग काम करता है। दूर है तो अलग तरह से काम करेगा हमारे लिए। हम अगर छोटी दुनिया की बात करें, छोटी दुनिया अलग तरीके से काम करती है, बड़ी दुनिया उस छोटी वाले से अलग काम करती है। वहाँ की फिजिक्स के रूल अलग हैं, यहाँ के रूल अलग हैं। कम स्पीड पे जो फिजिक्स के रूल है वो अलग है, हाई स्पीड पे फिजिक्स के रूल अलग हैं। नॉर्मल दुनिया में फिजिक्स के रूल अलग है, ग्रेविटी और ब्लैक होल के अंदर अलग है। तो ये सेपरेशन हमने बनाया। बट साइंटिस्टों को अभी भी एक ऐसी थ्योरी की तलाश है जो इन सब फिनोमिना को एक ही बार में समझा दे। अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, अगले साइंटिस्ट बन जाएंगे। देखिए, जो हमारा स्टार जो हमें दूर दिखाई देता है वो एक दिखता है, लेकिन ज़्यादातर ना स्पेस में स्टार दो होते हैं, बाइनरी टाइप में। सो मैं आपसे कॉस्मोस की डिस्कस भी करता रहूँगा, कुछ जो चीज़ें हैं उनको मैं अभी से बताता रहूँगा जो हम 12th में भी पढ़ेंगे। लेकिन
ऐसा नहीं कि मैं सारी की सारी 12th की मैथमेटिक्स डाल दूंगा, नहीं, केवल कंसेप्ट। बाकी 11th में पूरी मैथमेटिक्स, पूरी फिजिक्स लगा के करेंगे। अच्छा चलिए, अब हम एक साथ काम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर पे। लेकिन मैं अभी सेकंड चैप्टर में सोच रहा हूँ कि आपको पहले मैं थर्ड चैप्टर कराऊंगा मोशन के बारे में। सेकंड चैप्टर की कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ओके चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा क्वांटिटी के बारे में। देखिए क्वांटिटी क्या होती है। हाँ, हम ना अक्सर बाज़ार जब जाते हैं, बाज़ार, तो लोगों से मिलने का, मुलाकात करने का बड़ा शौक होता है कि चलो लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक बार की तो उसको देखकर बड़ा प्यार आ गया, अरे वाह कितना क्यूट है, अच्छा है। किसी दूसरे से मिले, बड़ा गुस्सा आया। नाउ टेल मी, कितना प्यार आया, कितना गुस्सा आया, बताओ। नहीं नाप सकते, हम उसको नहीं नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे 1 पाव पनीर चाहिए, 2 किलो पोटैटो चाहिए, तो ये तो समझ सकता है, इसको तो हम नाप रहे हैं। तो चीज़ों को हम नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? नाप सकते भी हैं और नहीं भी नाप सकते हैं। जिनको नहीं नाप सकते हैं उन्हें हम क्वांटिटी नहीं कहते हैं, और जिनको नाप सकते हैं वो क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है? तो आंसर है थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, डोंट वरी, नोट डाउन करने के लिए वीडियो में सब आ जाएगा। इससे क्या होगा ना कि जैसे आप नोट डाउन करेंगे तो उससे हमारा फोकस नहीं बनता। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कॉलेज में मेरा हाल ये था, सर लिखवाते थे, हम नोट करते थे, लिखवाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम पहले पूरा समझेंगे, नोट करने की बात रही तो कुछ भी लिख के नोट कर लेंगे अपना बना के। क्योंकि हम जब नोट करेंगे तो वीडियो में, फिर घर पर बैठे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, हम उससे नोट कर सकते हैं। कभी भी कोई आइडिया आए तो रोकना मत, लगा देना और मुझे बता दो, डाउट कभी भी। तो थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड वी कॉल देम क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल का मतलब जिन्हें हम किसी दूसरे के बेस पे नहीं बता सकते हैं। चलो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, मैं अभी नॉर्मली करता हूँ, जब सेकंड चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करूँगा फिजिकल क्वांटिटी। किन्हें नाप सकते हैं हम किसी के वजन को नाप सकते हैं, है ना, टाइम को नाप सकते हैं, स्पीड को नाप सकते हैं, डिस्टेंस को नाप सकते हैं। ऐसे ही फोर्स, प्रेशर, बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिनको नाप सकते हैं। अच्छा, जिसमें ये कैरेक्टर होता है उसको नापना है, उसे हम क्या कहते हैं? मास, वजन, मास। लेकिन मास और वेट अलग अलग है, वी विल डिस्कस देम। अच्छा, जिसमें ये कैरेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? लेंथ, डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़, मैं किसी दुकान पर जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे एक स्केल चाहिए, पूछता है कितना साइज़ का, मैंने कहा इतना। वो दुकान से दुनिया भर के सारे स्केल निकालता है, मेरे हाथ में फिट करता है, जो फिट आया मैं ले जाऊँगा। बड़ी परेशानी है। मुझे उसको अगर अपनी बात समझानी है तो एक ऐसी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे किसी चीज़ की जो उसको बात समझाने में आसान कर ले। हेल्प लेना मतलब रेफरेंस लेना किसी का। तो मैंने रेफरेंस लिया किसी का, और वो जिसका रेफरेंस लिया है ताकि मेरी बात सामने वाला समझ जाए, वो रेफरेंस कहलाता है यूनिट। यूनिट, तो यूनिट क्या है? एक रेफरेंस है, अ रेफरेंस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो यूनिट क्या? वजन को किस में नापते हैं हम? वैसे तो फोर्स एंड न्यूटन में नापते हैं, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट राइट इट किलोग्राम, मास का किलोग्राम। टाइम को सेकंड में, आवर में, इन सब में नापते हैं। स्पीड को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, है ना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस को किलोमीटर, इन सब में। अच्छा, अब सुनिए, जैसे हम किसी के वजन को बोलते हैं कि इसका वजन इतने पाउंड है, इतने किलो है, इतने ग्राम है, वैसे ही डिस्टेंस को भी तो नापते हैं ना, इतने सेंटीमीटर, इतने फीट। कहाँ गया?
हाँ, वो डिस्टेंस को इतने फीट, इतने किलोमीटर, इतने सेंटीमीटर नापते हैं ना, इतने इंच। तो ना यही काम हमने मिलके पूरी दुनिया में किया। हमने दूसरी दुनिया से डील करने के लिए, दूसरी दुनिया नहीं, दूसरी कंट्री से डील करने के लिए, डील क्यों करते हैं हमें पता है। आज भी हमारा सामान कुछ हम चाइना से खरीदते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, कई जगह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है। तो ठीक है, हमने बात की अमेरिका में, रसिया में, हमने बोला कि हमारा एक एरोप्लेन वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ रहा है, 2000 किलोमीटर। चलो मीटर में बात कर लो। मैंने कहा कि 20,000, 2 लाख, 2 करोड़, कुछ भी नंबर ले लो। फॉर नाउ लेट्स वी से कि 2000 मीटर हमारा एरोप्लेन इतनी मीटर पे आ रहा है। आप अपना कोई भी एरोप्लेन इतने ऊंचाई पे मत छोड़ना। उनकी दुनिया में तो मीटर चलता ही नहीं है। मान लो वहाँ पर कोई और स्केल चल रहा है, वो स्केल मान लो फुट में मान लो, है ना, अभी पर समझने के लिए। तो हमने कहा 2000 सेंटीमीटर मत छोड़ना। उन्होंने सोचा कि 2000 फुट पे नहीं छोड़ना, मतलब यहाँ उनके लिए यहाँ छोड़ सकते हैं वो इतनी हाइट पे। तो ठीक है, उन्होंने यहाँ समझा, हमने यहाँ बोला। हम यहाँ से एरोप्लेन छोड़ते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ नहीं छोड़ना, वो यहाँ छोड़ देते हैं। क्या होगा? क्रैश होगा, बातें नहीं होंगी ठीक से, डील कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो हमने पूरी दुनिया में इसको समझने के लिए एक ऐसी यूनिट बनाई जो पूरी दुनिया में एक बराबर चले। उसको कहते हैं हम एसआई यूनिट। सिस्टमैटिक इंटरनेशनल, है ना, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चलती है। वो यूनिट कौन सी है? लेंथ को नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, और मास को किलोग्राम में। अभी और भी है ना, 7 होती हैं, और चैप्टर जब पढ़ेंगे सेकंड उसमें आ जाएगा। इसे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, आई विल टेल। अभी बेसिक ही हमने समझ लिया। अच्छा, एक और रूल। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 5 kg का एक पोटैटो है और 7 लीटर मेरे पास मिल्क है, दोनों को ऐड करके बताओ कितने kg हुआ? नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। जब हम क्वांटिटी की यूनिट अलग लेते हैं, क्वांटिटी अलग लेते हैं, तो उनको ऐड नहीं कर सकते। ये पहला रूल है। अगर क्वांटिटी अलग हो तो ये क्या ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जब कोई भी मोशन से रिलेटेड चैप्टर की बात करेंगे इसमें कन्वर्जन ज़रूरी है। ओके, लेट मी टेल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हमने किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में, ऐसे हम जानते हैं 1000 मीटर, लेकिन और भी क्वांटिटी होती है, और भी यूनिट, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखिए, इसका ना एक डायलॉग छोटा सा बनाया मैंने, है ना, वो डायलॉग एक बार याद करते हैं। वो मूवी है ना सलमान खान की किक, उसमें वो डेविल होता है, डेविल, उसी से बनाता है डायलॉग। देखो कैसा, अगर उसकी ऐसी पावर आ जाए ना तो हम पूरी गली में सेखी नहीं हेकी मारेंगे। समझना, डायलॉग है कि डेविल बनकर हे की मारी, ME लिखा है ना, गीगा तेरा भाई पिटा, इस तरह से। ठीक है, डेविल बनकर हेकी मारी, गीगा तेरा भाई पिटा। इसको कैसे समझना है? फर्स्ट 1 2 3, फिर 3 का टेबल, 6 9 12 एंड 15, इन सबको 10 की पावर में रखना है। अब जैसे 10 की पावर 2 है, इसका क्या मतलब है कि 10 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, 10 × 10, है ना। अच्छा, एक और, वो तुषार कपूर की एक मूवी गोलमाल जिसमें गूंगा होता है, उसी तरह से एक डायलॉग बोलता है वो, कुछ नाना नानी नैनो करके, फिर अजय देवगन बड़े खूबसूरत स्टाइल में तोड़ता है। वो बोलता है कि ये कहना चाहता है कि नानक पाटेकर ने अपनी नानी को उनके बर्थडे पे नैनो कार गिफ्ट की। द सेम वी विल सी।
डेसीमिली, डेसीमिली माइक्रो को, अब नैनो पिको फेम्टो, डेसीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, सेम 1 2 3 6 9 12 एंड 15, सबको 10 की पावर में। कन्वर्ट कैसे करना है थोड़ा ये देखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है, इसको हमें 1000, इसको मीटर में करना है कन्वर्ट, तो k की जगह पे हम क्या रखेंगे? देखो k कौन सी प्लेस पे आ रहा है? किलो, तो हम k की जगह पे रख देंगे 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर में। ऐसे ही ये मेगा सेंटीमीटर का, हम जानते हैं कि मीटर, फिर जब सेंटीमीटर में करेंगे तो c कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 10⁻²। लेकिन एक बात कि किलोमीटर बिग यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है मीटर में। जब हम बिग से स्मॉल में जाते हैं ना तो पावर हमेशा प्लस में रखेंगे, और जब स्मॉल से बिग में आएंगे तो पावर माइनस में। जैसे कि मीटर से किलोमीटर में मान लिया, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर से मान लेते हैं, फिर सेंटीमीटर से मीटर में, तो c की जगह पर रखना है 10⁻²। लेकिन ये स्मॉल से बिग है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 1/10⁻², है ना, 10⁻⁻² को लिखते हैं, इसकी पावर माइनस में, वो डिवाइड में आके प्लस हो गई। और फिर इसको क्या कर सकते हैं? 1/10 की 10 × 10 मतलब 100, और ये 1 मीटर और ये सेंटीमीटर। अब जैसे कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कितना गैप है? 1 का, तो 1 रखेंगे हम। ये बड़ी यूनिट है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसको हम माइनस में रखेंगे, है ना, 10⁻⁻1। एक बार कन्वर्जन देख लेंगे तो आ जाएगा। बट जो हमें मोस्टली यूज़ करने हैं वो कन्वर्जन हमारे पास दूसरे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से कराता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि मोशन के चैप्टर में वही कन्वर्जन हमें करना है मोस्टली। देखिए, जैसे कि रफ्तार है किसी की 25 km/h, तो इसको कैसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे? किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर, और जो 1 आवर है इसका मतलब डिवाइड में है, जो 1 आवर है उसकी जगह पे 3600 सेकेंड। ये 1 आवर में 3600 होते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर। इसी तरह से मेरे पास 50 मीटर पर सेकेंड है, जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना मैं, तो इसका मतलब है 25 km/h। और जब मैं आवर को यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, और ये भी वही है ना। तो 50 मीटर की जगह पे 1000 किलोमीटर डिवाइड, और सेकंड की जगह पे 1/3600 आवर। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं? ये 50/1000, ये जो बिग डिवाइड है इसको इनटू में और नीचे वाला नंबर ऊपर, है ना, और ये काटेंगे फिर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन ये हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि जो हमारा चैप्टर है मोशन, वो कैसा चैप्टर है, उसके बारे में क्या है कहानी। ओके, चलिए देखिए, फिजिक्स में जब हम मोशन की स्टडी करेंगे ना, वो स्टडी कहलाएगी मैकेनिक्स। मोशन के जब आप कॉज को जानेंगे कि मोशन क्यों होता है, उसके नियम को, उसके रूल को, वो कहलाएगी डायनामिक्स, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स से दोनों ही है, मैकेनिक्स में ये भी आता है, मैकेनिक्स में उसके कॉज भी आते हैं, लेकिन जो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स होगा। मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो किस तरह से है कि जो पूरी स्टडी वो मैकेनिक्स है, पहला वाला काइनेमेटिक्स होगा, दूसरा डायनामिक। ठीक है, मेन हम यहाँ पर फोकस करने जा रहे हैं।
3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, ये इसी मैकेनिक्स के बारे में है, ठीक है। लेकिन जो आगे आने वाले चैप्टर है वो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन से। देखिए, जब कभी भी हम अपने आसपास नेचर को देखते हैं ना, तो नेचर को देखकर एक ही बात समझ में आती है, वो क्या? चलो, नहीं चलेगा। अच्छा, रुक जाओ, नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम उसको रोकना चाहें तो स्विच ऑफ कर देंगे, रुक जाएगा फैन। तो हमारा नेचर अल्टीमेटली चाहता क्या है? चलना चाहता है कि रुकना चाहता है? तो हमारा नेचर जब अपने आसपास देखें तो एक खूबसूरत बात समझ में आती है कि वो रुकना चाहता है ना। अगर हम किसी चौक को ऐसे स्लाइड कर दें, यहाँ से ऐसे रोल कर दें, छोड़ देंगे तो रुकना चाहेगा, चलना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो हमारे जो नेचर की मोशन की स्टेट है, स्टेट मतलब चलने वाली कंडीशन या रुकने वाली कंडीशन, वो जो स्टेट है नेचर में मोशन की, वो आसपास क्या दिखाई दे रही है? रेस्ट पे। और यही बात बहुत पहले एरिस्टोटल और काफ़ी साइंटिस्टों ने मानी, लेकिन ये बात को तब समझा गया जब न्यूटन और गैलीलियो ने पूछा कि रोकने के लिए क्या करना होता है। चला तो दिया हमने, चलो धक्का लगा दे, चल गया, लेकिन जब रोकेंगे तो क्या करना पड़ेगा? चीज़ें रुकती क्यों हैं? इस बात को जब वो जानने निकले तब उनको समझ में आया कि नेचर वो नहीं है जिसे हम समझ रहे थे अभी तक। लेकिन उस चीज़ को जानने से पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या है। किसे कहते हैं मोशन? मोशन मीन्स चलना। अच्छा, एक बात बताओ, एक बस है, उसमें 2 फ्रेंड बैठे हैं अपनी एक चेयर पे लेके, एक इधर बैठा है और एक आगे बैठा है। एक थर्ड पर्सन है जो इनको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ऑब्जर्वर बोलेंगे, जो ऑब्जर्व करता है। ये देखता है कि बस जो है ना वो कुछ स्पीड से चलती है और दिल्ली से आगरा पहुंच गई। ये बस, और ये 2 इंसान भी इसके अंदर ही हैं, ये दोनों भी इसी के अंदर हैं, दिल्ली से आगरा आ गए। अच्छा, ये वाला जो है वो ए, इसका नाम बी, ए और ये बी, और जो बाहर से देख रहा है वो ऑब्जर्वर ओ। अब एक बात, जब ये ए से दिल्ली से बी पर आए और आगरा पे आए, तब ना बी वाले ने कहा पीछे वाले फ्रेंड से कि मैं बहुत दूर आ गया, भूख लगी है, खाना खा लेते हैं क्योंकि मैं थक गया हूँ। ए ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कब से आगे बैठे हो, कहाँ चल के आए? जहाँ हो वहीं के वही हो, थक कैसे गए? बी कहता है कि नहीं नहीं बहुत दूर चल के आ गए। ए कहता है नहीं चले। ओ से पूछते हैं, ओ कहता है कि चले हो आप। क्यों चले हो? चलना मतलब क्या? चलना मतलब है कि जब हम किसी की पोजीशन को दिखाते हैं तो उसको हम एक पॉइंट से दिखलाते हैं। पॉइंट क्या होता है? ऐसा जो हम डायमेंशन मानते हैं जिसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती, ना तो हाइट होती, थिकनेस भी नहीं होती, डायमेंशन लेस। पॉइंट को हम लोकेशन दिखाने के काम में यूज़ करते हैं। ये किसी की पोजीशन है। एक इंसान यहाँ खड़ा है, वो किसी को यहाँ पर देख रहा है, छोटी सी कार, वो पहले ए पोजीशन पर है, अब वो पोजीशन बी पर आ गई, फिर पोजीशन सी पर आ गई कार। तो वो देखता है कि कार ए से बी पर आई, बी से सी पर आई। तो ये कहता है कि जब इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है ना, तो इसी पोजीशन में चेंज को बोलते हैं मूव, मोशन, मोशन करना, चलना। तो चलना क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ए के लिए बी की पोजीशन बदली क्या? नहीं, जहाँ थे वहीं के वहीं है। हाँ, ओ के लिए बताओ। ओ देखता है कि बदली है, तो ओ कहता है कि चले हो,
ए कहता है कि नहीं चले, तो चले कि नहीं चले, यहाँ कंफ्यूजन। चले कि नहीं चले। ओ कहता है कि हाँ बदल रही है पोजीशन, ए कहता है नहीं बदलती है, और वो भी सही अपनी जगह पर। उसके लिए कहाँ बदली बी की पोजीशन। तो चले कि नहीं चले, इस बात की कंफ्यूजन हमें जिंदगी भर रहनी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम समझ गए कि जो इंसान जहां से भी मेजरमेंट कर रहा है, अगर उसको फिजिक्स के रूल आते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है। इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का रूल क्या बोलता है कि पोजीशन बदल रही है तो चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही, नहीं चल रहे हैं। तो ये सही कह रहा है नहीं चले, ये कहता है चले। तो ये अपनी जगह पर सही है, ये अपनी जगह पर सही है। और ऐसे में ना हमने एक बहुत मजेदार चीज कर ली, वो ये कि जो मोशन है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है। वो ए देख रहा है कि ये देख रहा है। अगर ये देखता है तो चले, ये देखता है तो नहीं चले। ये चीज हमने उठा ली, इसको बोलते हैं रिलेटिव हो जाना। मोशन रिलेटिव टर्म है कि कौन कहां से ऑब्जर्व करता है। विद रिस्पेक्ट टू ओ, बी और एंड ए बोथ आर मूविंग। विद रिस्पेक्ट टू ए, बी इज नॉट मूविंग। मीन्स मोशन मतलब क्या, चेंज इन पोजिशन। है ना। लेकिन एक बात और, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, ये भी जरूरी है कि मोशन कौन ऑब्जर्व करता है, ये जरूरी है। सो मोशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म। इसको रीड कैसे करते हैं, तो आंसर है कि विद रिस्पेक्ट टू ए, with respect to A, B is not moving। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B is not moving with respect to A। ऐसे इसका मतलब हमने रिलेट कर लिया, किससे पूछ लिया। जैसे अभी मैं चल रहा हूं कि नहीं, अब क्या पूछोगे, किससे पूछते हो ये बात, बताओ। बोर्ड से पूछ के बताओ, क्या बोर्ड से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं, तो मैं नहीं चल रहा हूं। मून से पूछ के बताओ, तो मून बोलेगा हाँ, आप पहले यहां थे अब यहां पर आ गए, फिर यहां पर आ गए, तो मून बोलेगा चल रहे। लेकिन एक बात, हमने तो सुना है कि मून चलता है ना, मानो सन नहीं है, मून केवल अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मून पे जाओ, तो मून बोलेगा अर्थ चल रही है। अच्छा, यहां से एक और फिजिक्स जन्म लेती है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन की फिजिक्स। बहुत खूबसूरत फिजिक्स है ये, और इसी के बारे में हमें पहले समझना है।